नोट्स देखते हैं। जूलियस सीजर ऑफ रोम invaded England in 55 BC. He went back to his kingdom, but his statesmen settled in England. अपने आदमियों को छोड़ गए वो इंग्लैंड में, and thus the Romans ruled over the English people who were mainly the Celts. मूल निवासी तो इंग्लैंड के सेल्ट्स ही थे। दे यानी रोमन्स ने बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ लाए थे। दे बिल्ट विलाज एंड स्ट्रीट्स एंड सिविलाइज्ड द पीपल। खूंखार लोग थे ना, मार काट करते थे, गर्दन अर्दन काट देते थे। दे बिल्ट विलाज एंड स्ट्रीट्स एंड सिविलाइज्ड द पीपल। लोगों को उन्होंने सभ्य बनाया। The Romans lived here till 410 AD, after which they left for Rome. अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोमन्स को इंग्लैंड मजबूरी में क्यों छोड़ना पड़ गया। हमने एक बात देखी थी कि जर्मैनिक ट्राइब्स जो थे, जंगली जाति थे, इधर उधर घुसने की कोशिश करते थे, पर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं करी, रोमन एम्पायर की तरफ आंख उठाकर देखने की कभी हिम्मत नहीं करी, क्योंकि रोमन एम्पायर वाज एक्सट्रीमली पावरफुल। इसलिए उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं करी। तो क्या हुआ ये कि संसार में 1st सेंचुरी एडी में वो जो उल्टी गिनती खत्म हुई, फिर क्राइस्ट का आना हुआ, जीसस क्राइस्ट का आगमन हुआ। और क्राइस्ट के आगमन के साथ रोम में एक तरीके से चर्च ऑफ इंग्लैंड रोमन क्रिश्चियन चर्च स्थापित हुआ। रोम में जाकर क्रिश्चियन चर्च जो है वो स्थापित हुआ। तो अब नेचुरली चर्च के लोग धर्म को फैलाने की कोशिश करेंगे और राजाओं पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोम में फर्स्ट चर्च बना है। एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस जमाने में देयर वाज नो नॉलेज, सो एवरीवन वाज फ्राइटेंड। भगवान के नाम से सब डरते थे और फिर चर्च वाले डराते थे, राजा खुद भी डरता था। तो इसलिए ये जो 3 रोमन किंगडम्स थे, उनको भी कंट्रोल में तो रहना पड़ गया चर्च के, और राजाओं को कभी भी कंट्रोल में रहना अच्छा लगता नहीं है। तो चलता रहा, चर्च का कंट्रोल राजाओं के ऊपर चलता रहा, पर एक पॉइंट ऐसा आया जहां उन 3 किंगडम्स में से एक किंगडम का राजा इन द ईयर 330 एडी 330 एडी में एक राजा जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, रोम का राजा था। उसको लगा पानी में रह के मगरमच्छ से बैर तो नहीं हो सकता हमारा, चर्च से लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, पर इनका कंट्रोल कब तक झेलो, शांति नहीं है। इसलिए उसने एक चालाकी करी। उसने क्या किया, अपना राज्य मेंटेन तो रखा रोम में, पर उसने देखा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको एक जमाने में बाइजेंटियम कहते थे, बाइजेंटाइन एम्पायर। उस जगह की तरफ उसने देखा, दूर, काफी दूर, और उस जगह के आसपास समुद्र
वाला रास्ता था, नदी थे, और इसलिए व्यापार के लिए बहुत अच्छे मार्ग थे। इकोनॉमी अच्छी होनी है तो व्यापार अच्छा होना है, व्यापार अच्छा होना है तो उस जमाने में शिप से हुआ करता था। इसलिए ये जगह बड़ा आइडियल प्लेस है, ये सोचकर कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने उस पुराने बाइजेंटियम नाम के जगह को बसा लिया और उसे अपना नाम देकर कॉन्स्टेंटिनोपल ये नाम दे दिया। और वहाँ जाकर आधा टाइम वहाँ रहता था, आधा टाइम रोम में रहता था, आधा टाइम वहाँ, आधा टाइम यहाँ, चलता रहा। तो कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट तो चल गया होगा, 330 एडी में उसने बसाया, पर उसके जो आगे उसके बेटे वगैरह आएंगे उस समय पर अब ये जर्मैनिक ट्राइब्स हिम्मत नहीं करते थे निगाह उठा के देखने को रोमन एम्पायर की तरफ, क्योंकि तीनों रोमन एम्परर्स बड़े पावरफुल थे। पर ये जर्मैनिक ट्राइब्स तो बहुत चालाक थे ना, इन्होंने देखा कि एक एम्पायर का राजा आधे टाइम वहां रहता है और आधे टाइम यहाँ रहता है। उनको लगा यहाँ घुसपैठी की जा सकती है, तो ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे इन्होंने क्या किया, 407 एडी में रोम में घुस गए। थोड़ा थोड़ा घुस कर इधर उधर बस गए, फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब शक्ल देख के कोई नहीं बता सकता था कि ये जर्मैनिक ट्राइब है, क्योंकि वही गोल्डन हेयर और वही फेयर स्किन और वही ब्लू आइज, मुंह खोले तो उनके लैंग्वेज से पता चल सकता है कि ये जर्मैनिक ट्राइब है। अदरवाइज रोमन्स में और उनमें कोई फर्क हो ही नहीं सकता, पता ही नहीं चल सकता, एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसे करके 407 एडी से ये जर्मैनिक ट्राइब्स ने रोम में बसना शुरू कर दिया, और 410 एडी में जब राजा, तब तक तो कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट मर चुका था, जो राजा था वो जब कॉन्स्टेंटिनोपल गया हुआ था, राजा यहाँ एब्सेंट है रोमन एम्पायर में, तो ये जर्मैनिक ट्राइब्स जो रोम के अंदर बस चुके थे वे धावा बोल गए। अंदर से एक अटैक हुआ रोम के अंदर से, और इतना जोरों का अटैक हुआ कि रोम संभल नहीं पाया, और सब दूर ये हो गया कि अपने अपने घर लौटो, अपने घर को बचाओ, मुसीबत में हैं। और इसलिए इंग्लैंड में बसे हुए रोमन्स की मजबूरी हो गई कि 410 एडी में वे, इंग्लैंड को तो उन्होंने छोड़ा, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, और वे भागे रोम की तरफ और गिड़गिड़ाते रह गए सेल्ट्स रोमन से कि प्लीज मत जाओ, हमें कौन संभालेगा, रोमन्स को तो कि नहीं, हमें हमारा घर संभालना है। और वे भाग के वापस रोम चले गए। मजबूरी थी रोमन्स की अपने घर को बचाने की, इसलिए ये लोग इंग्लैंड छोड़ के भाग गए हैं। अब क्या होगा, जब रोमन्स इंग्लैंड को छोड़ जाएंगे तो जर्मैनिक ट्राइब्स तो 50 ट्राइब्स हैं, तो अब ये हिम्मत कर लेंगे इंग्लैंड में घुसने की, और सेल्ट्स तो लड़ना झगड़ना भूल गए हैं, उनको आसानी से ये लोग दबा लेंगे। तो इसलिए आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट फॉर रोम 410 एडी में, द सेल्ट्स वर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड, सेल्ट्स पर लगातार अटैक होते रहे बाय वाइल्ड एंड सैवेज जर्मैनिक ट्राइब्स who had no permanent settlements of their own, उनके खुद के घर बार तो कहीं थे नहीं, and who invaded places which had good climate and plentiful of food supply.
मतलब इस जगह पर इंग्लैंड में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ कर ये लोग बस गए. इंग्लैंड वॉज एन ईजी टारगेट फॉर दीज ट्राइब्स. द सेल्ट्स वर अटैक्ड बाय द एंगल्स, द सैक्सन्स एंड द जूट्स. शुरू में, बाद में वाइकिंग्स आएंगे और भी आएंगे. इन 449 BC द सेल्ट्स, जब 410 में ये लोग चले गए, उसके भी कई सालों तक झेलते रहे सेल्ट्स इन ट्यूटोनिक ट्राइब्स को. फिर जब बिल्कुल ही नहीं हुआ उनसे, तो इन्होंने जूट्स ऑफ जटलैंड को बुलाया, अपील्ड टू द जूट्स फॉर हेल्प अगेंस्ट द जर्मैनिक ट्राइब्स, and in the year 449 AD, Hengist and Horsa, leaders of the Jutes, came to England. But instead of going back to Jutland, they settled here. वे यहीं बस गए. English history really begins from the year 449 AD. यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश हिस्ट्री. 449 से 1066 तक आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड कहलाएगा. द पीरियड फ्रॉम 449 AD to 1066 AD is known as the Anglo-Saxon period. The Anglo-Saxon Chronicle, एल्फ्रेड नाम का एक बहुत समझदार राजा 9th सेंचुरी में आएगा, अच्छा प्रोज राइटर था, और उसने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल को शुरू किया. वॉज बिगन बाय किंग एल्फ्रेड इन द 9th सेंचुरी. तो ये एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल आएगा. बियोवल्फ जो पुराना पेगन टेक्स्ट है, पेगन मतलब नॉन क्रिश्चियन, इट इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक स्टोरी consisting of 3182 alliterative lines. Alliteration, क्योंकि लिखित कुछ नहीं था तो याद करना इजी रहता था. अगर राइम हो, एलिटरेशन हो, तो एलिटरेटिव लाइंस हुआ करती थी. बियोवल्फ की स्टोरी में रॉथगार नाम का एक चीफटेन है, मुखिया है, रॉथगार, HROTHGAR. और जैसे लाइफ होगी ना वैसा लिटरेचर होगा. इस जमाने में सी, समुंदर और बहादुरी, यही थीम्स हुआ करती थी. तो ये लोग क्या, और यहाँ के लॉर्ड्स थेन्स कहलाते थे, THANES, थेन्स कहलाते थे, चीफटेन्स, मुखिया. तो रॉथगार के दरबार में बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा हॉल है, और किनारों पर बेंचें लगी हुई हैं. बीच में आग जलाकर सारे जो लीडर्स हैं, बहादुर लीडर्स, वो हार्प नाम का वाद्य लेकर अपने अपने खानदानों का गुणगान करते हैं. मैं गाऊंगी, फिर पड़ोसी को पकड़ाऊंगी हार्प, फिर वो अपने खानदान की गाएगा, फिर वो उसको पकड़ाएगा. वो अब ऐसे करते करते खाते पीते गाते और बेंचों पे जाके सो जाते और अगले दिन सुबह लड़ने निकल जाते. ये लाइफ थी. बियोवल्फ की स्टोरी देख रहे हैं हम. अब इस जगह पर ग्रेंडेल नाम का एक राक्षस आता है, समुंदर से उठकर आता है, एक पर पंजा मारता है, उसे घसीट कर ले जाता है और मार के खा जाता है.
अब अटेंडेंस कम हो गई इस हॉल में, डर के मारे लोग कम आते थे। रौतगार जो था परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आया क्या करें। उसने अपने एक मित्र से मदद मांगी और उस मित्र ने बियोवल्फ नाम के एक हीरो को भेजा यहां रौतगार के दरबार में। और बियोवल्फ दरबार में आने लगा। एक रात ग्रेंडेल ने बियोवल्फ पे पंजा मारा और बियोवल्फ ने उसके साथ लड़ाई लड़ते 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 उसको समुंदर के किनारे तक घसीट के ले गया और वहां उसको मार डाला, ग्रेंडेल को मार डाला, ग्रेंडेल नाम के राक्षस को मार डाला, मॉन्स्टर। ग्रेंडेल की मां फिर समुंदर में से दहाड़े मारती हुई बाहर आएगी, फिर वो उससे लड़ेगा। तो ये एक एपिक, फर्स्ट इंग्लिश एपिक यही है, बियोवल्फ। और एंड में इसमें बियोवल्फ विल बी किल्ड 3182 लाइन्स में। तो ये बियोवल्फ, ये स्टोरी है। It is an old English epic story consisting of 3182 alliterative lines. It is in the West Saxon dialect of Old English. The story opens in Denmark, where King Hrothgar reigns. Hrothgar का राज्य है। It is the story of the adventures of the hero Beowulf, who kills the monster Grendel. Grendel was a terror, दहशत था इस ग्रेंडेल का, who attacked Hrothgar's court. इसके बाद हमें याद रखना है the English alphabet, ABCD, English alphabet. The Roman or Latin alphabet had 23 letters, क्योंकि आपके पास इंग्लिश इन इंडिया एक यूनिट है, प्लस वो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं नेट में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। द रोमन और लैटिन अल्फाबेट हैड 23 letters and a special letter called ampersand. मैंने जो इमेज बनाया है, एंड का एक पर्टिकुलर इमेज है जिसको एम्परसैंड कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको एम्परसैंड कहते हैं, एंड का सिंबल है। J, U and W were not present in the Roman alphabet. J, U और W नहीं थे रोमन अल्फाबेट में। द मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें A से लेकर Z तक 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट है, इज अ फॉर्म ऑफ द लैटिन अल्फाबेट, पुराने लैटिन अल्फाबेट का ही मॉडिफिकेशन है। द लेटर्स J and U were introduced in the 16th century. J and U तो 16th century में आए, and W got the status of an independent letter. W अलग ही लेटर बन गया। 26 हो गए हमारे। ये सेंटेंस देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस एक सेंटेंस में ए से लेकर जेड तक आपको सारा का सारा एज इट इज 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आपको मिल जाएंगे। अब हम क्विकली एन ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देख लें। द एंसेस्टर्स ऑफ द इंग्लिश पीपल वर द ट्यूटोनिक ट्राइब्स। ये तो हमें समझ में आ ही गया, ट्यूटोनिक ट्राइब्स थे। शुरू में सेल्ट्स थे, फिर एंगल्स आए, सैक्सन्स आए, जूट्स आए, सब ट्यूटोनिक ट्राइब्स थे। मेनली द जूट्स, द एंगल्स एंड द सैक्सन्स। सेल्ट्स तो सबसे पहले निवासी हैं।
They conquered Britain in 449 AD, Hengist and Horsa, under the leadership of Hengist and Horsa, and laid the foundation of the English nation. इंग्लैंड की नींव की स्थापना अब यहाँ डल गई. These early settlers were pagans, non-Christian थे ये. The earliest period of English history is known as the Anglo-Saxon period. शुरू के हिस्ट्री को एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, एंड द लिटरेचर ऑफ दिस एज इज कॉल्ड Anglo-Saxon literature. It consists mainly of songs and stories. तो early literature songs and stories है. Prior to the arrival of the Teutonic tribes के आने से पहले this land had been occupied by a tribe called the Celts. Celts यहाँ के मूल निवासी थे. The Celts had been frequently attacked, बार बार हमला होता था उन पर, by the Romans. वो 65 BC से 55 BC तक 10 सालों तक रोमन्स का अटैक रहा. And in fact the Roman people settled here. 55 BC में तो रोमन्स ही यहाँ सेटल हो गए. And tried to civilize the Celts. उन्होंने Celts को सभ्य बनाने की कोशिश करी. Although the Romans had conquered the Celts, रोमन्स ने सेल्ट्स को कॉन्कर किया, पर वे इंफ्रास्ट्रक्चर लाए थे, सभ्य लोग थे. They built roads and houses and established towns. शहरों का निर्माण हुआ. The Roman settlement began as early as BC 55 when Julius Caesar invaded the island, and the influence of the Romans continued up to roughly 410 AD जब ये लोग यहाँ से गए, रोमन्स जब छोड़कर गए. From 410 AD to 449 AD, this land was attacked by fierce Germanic tribes. Germanic tribes जो खूंखार थे उन्होंने हमला किया, and the Celts were not able to handle the situation. Celts स्थिति का सामना ही नहीं कर पा रहे थे. Unable to bear the situation, क्योंकि वे स्थिति का सामना नहीं कर पाए, the Celts called the Teutons, वो जूट्स ऑफ जटलैंड को बुलाया उन्होंने, to help them, and it was thus, तब जाकर ऐसा हुआ, that Hengist and Horsa came here in 449 AD. Hengist and Horsa 449 AD में यहाँ आ गए. The Teutonic tribes settled here. Teutonic tribes यहाँ पर आकर बस गए, and this early period known as the Anglo-Saxon period continued from 449 AD to 1066 AD. 449 से 1066 AD तक ये चला. The Anglo-Saxons were fair-skinned, गोरे थे, नीली आंखें थी, blue-eyed people, and they were lovers of song and story. उनको गाना बजाना, कहानी, किस्से पसंद थे. Beowulf is the most famous epic of the Anglo-Saxons. Anglo-Saxons का most famous epic Beowulf है, 3182 lines. The Anglo-Saxons were pagans, non-Christians. 597 AD में सेंट ऑगस्टीन केंट नामक प्रदेश आएंगे इंग्लैंड में. केंट, अर्ल ऑफ केंट, किंग लियर में आते हैं.
केंट नाम के प्रदेश में आएंगे सेंट ऑगस्टीन। रोम के चर्च के पोप ग्रेगरी सेंट ऑगस्टीन को भेजेंगे कि जाओ इंग्लैंड और वहां सबको क्रिश्चियंस बनाओ, क्रिश्चियनिटी फैलाओ। तो सेंट ऑगस्टीन 597 में इंग्लैंड आएंगे, केंट प्रदेश, और वहां के राजा से कहेंगे कि तुम क्रिश्चियन बनो। और केंट में 6000 लोग जो थे उन सबको क्रिश्चियन बनाकर 603 एडी में पहला यहाँ पर क्रिश्चियन चर्च कैथीड्रल, कैंटरबरी का कैथीड्रल, यहाँ केंट ही कैंटरबरी है, कैंटरबरी का कैथीड्रल यहाँ एस्टैब्लिश होगा। In 603 AD, the Cathedral of Canterbury was built in Kent. Christianity इंग्लैंड में तो 6th सेंचुरी में आया, इंडिया में 2nd सेंचुरी में आ गया। 2nd सेंचुरी AD में केरल वेरल उन गरीब प्रदेशों में चला गया। The Teutonic influence on England can be studied under two heads. हम ट्यूटोनिक जर्मैनिक ट्राइब्स का प्रभाव हम पढ़ सकते हैं एंग्लो सैक्सन 449 to 1066 एडी। दूसरा दी एंग्लो नॉर्मन 1066 to रफली 1500 एडी। एंग्लो नॉर्मन्स वो जो पूरा चौसर वौसर का पीरियड सब रहेगा, क्योंकि विलियम नॉर्मन का ही वंश चलेगा आगे। The first period is known as the early English period. Early English period शुरू का period है। And the second period is known as the Middle English period. The literature of the Anglo-Norman period consisted of stories of the Holy Grail, King Arthur and his knights, etc. पर उससे पहले हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर था वो क्या था।